नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे दिल्ली में मेयर के इलेक्शंस एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से संबंधित, द हिंदू बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। और सबसे लास्ट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का हम डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ना, 1991 में इंडिया में वो सिचुएशन थी, लेकिन स्टेप्स वैसे पाकिस्तान नहीं ले पा रहा है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का ये कोट देख लीजिए जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेरियर का ये कोट है, वी सी मोरालिटी इन स्पीचेस एंड राइटिंग्स, वी डोंट फाइंड इट इन प्रैक्टिस। हम मोरालिटी देखते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पीचेस में, लेकिन प्रैक्टिस में लोग मोरालिटी को नहीं प्रीच करते, नहीं प्रैक्टिस करते। देखो मोरालिटी क्या होते हैं? मोरल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, और उसी के हिसाब से फिर हम एक्शन ले सकते हैं। गांधी जी ने एक बात बोली थी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। मतलब जो चीजें आप ये चाहते हो बदलनी चाहिए, पहले आप खुद बदलो, अपने आप में वो बदलाव लेकर आओ। जैसे देखो गांधी जी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें। वो खुद उन्होंने मैनुअल लेबर परफॉर्म की, बाद में वो कहते थे कि हर एक पर्सन को कम से कम इतना मैनुअल लेबर एक दिन में करना चाहिए जिससे वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। इससे वर्कर्स के प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा होगी किस प्रकार से वो काम करते हैं। दूसरा, उन्होंने खुद उस समय जिन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, गांधी जी ने खुद उनके साथ समय बिताया आश्रम में, ताकि दूसरों को समझाया जा सके कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत है। उसी प्रकार से देखो सभी लोगों को ना जो राय वो दूसरों को देते हैं, स्पीच में जो बातें बोली जाती हैं, खुद उन्हें प्रैक्टिस में अमल करनी चाहिए। इससे देखो आप खुद एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, इंस्पायरेशन बन सकते हो दूसरों के लिए। दूसरों के मन में एक ट्रस्ट पैदा होगा, वास्तव में वो फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बोलने से ज्यादा देखो एक्शन मैटर करता है। तो ये सारी चीजें आप इस कोट के जवाब में लिख सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल दिल्ली में मेयर के इलेक्शंस एंड एमसीडी के पास फंक्शंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 4 दिसंबर 2022 को ना इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे दिल्ली की एमसीडी में। अब होना यह था, जो रिप्रेजेंटेटिव एमसीडी का इलेक्शन जीते उनको मिलके दिल्ली के लिए मेयर का चुनाव करना था। बट अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। कायदे से यह चीज एमसीडी के फर्स्ट सेशन में ही हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक 3 सेशन हो गए हैं। 6 जनवरी को हुआ, 24 जनवरी को और 6 फरवरी को। क्वेश्चन उठता है क्यों? देखो जब फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था ना, उससे पहले दिल्ली के जो एलजी हैं विनय सक्सेना, उन्होंने इजाजत दे दी कि 10 मेंबर्स जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है उनके द्वारा वोटिंग में हिस्सा लिया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने बोला यह गलत है। नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो दिल्ली मेयर के, डिप्टी मेयर के और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नॉमिनेशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन पार्टिसिपेशन वो इलेक्शंस में नहीं कर सकते। तो इसको लेके आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई। 3 सेशंस हो गए, दोनों पार्टीज में विवाद होता है एमसीडी में, लेकिन मेयर का इलेक्शन अभी तक नहीं हो सका है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओरली तो ऑब्जर्व किया, मतलब केस की सुनवाई करते करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी डिटेल जजमेंट इस पर आएगी फ्राइडे को ऑर्डर आएगा, तब जाके इलेक्शंस होंगे मेयर के। तो राइटर ये कहते हैं, देखो इतना बड़ा इशू था नहीं जो बन गया। साफ साफ लिखा हुआ है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के इस सेक्शन में, सेक्शन 3 क्लास BI, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ना 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा जिनके पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल एक्सपीरियंस हो। मतलब एमसीडी का स्पेशल एक्सपीरियंस और स्पेशल नॉलेज जिन 10 मेंबर्स को होगा ना, उनको एमसीडी में नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन यह भी लिखा हुआ है इस सेक्शन में कि उनको कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इवन देखो संविधान के इस आर्टिकल में, आर्टिकल 243 क्लास R2A, इसमें ना
साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेशन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को शामिल कर सकती है जिनके पास स्पेशल नॉलेज है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की, बट ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यहां पर देखिए, बट सच पर्सन शैल नॉट हैव राइट टू वोट। मतलब इस इशू पर देखो इतना विवाद होना ही नहीं चाहिए था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने का अधिकार दिया जाए। खैर विवाद हुआ, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, अब इस पर रिजल्ट आएगा। अगर देखो चर्चा होनी चाहिए थी ना, तो इस इशू पर होनी चाहिए थी कि क्या एलजी के पास में पावर होनी चाहिए एमसीडी में मेंबर्स को नॉमिनेट करने की या किसी और के पास में, और एमसीडी जिनको अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एमसीडी में, कौन चेक करेगा कि उनके पास में एमसीडी चलाने का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। क्या एलजी के फैसले को, एलजी का जो फैसला होगा कि उन्होंने 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, क्या इस फैसले को जुडिशियल रिव्यू के तहत लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। ये कुछ ऐसे इश्यूज पर थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विवाद उत्पन्न हुआ किस चीज पर, नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने का अधिकार। इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि देखो एक प्रकार से ना कुछ एक्सपर्ट्स ये आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स के थ्रू एक पावर हासिल करना चाहती है, मेजोरिटी हासिल करना चाहती है कैसे ना कैसे करके दिल्ली एमसीडी में। जैसे दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर को लेके तनातनी देखने को मिली थी, टसल देखने को मिला था काफी समय पहले, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई थी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब कहने को देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेके आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्लैरिफाई किया जा सके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून में इंक्लूड किया जा सके। बट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये एक्ट लेके आई ना, एक प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के समान था। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एक्ट लेके आई 2021 में, इसमें साफ तौर पे बोला गया कि दिल्ली में गवर्नमेंट का मतलब एलजी है। ये भी बोला गया दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कोई रूल नहीं बनाएगी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। यह भी बोला गया इस एक्ट में कि कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने से पहले एलजी से कंसल्ट किया जाएगा दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। मतलब कि 2021 में जो ये एक्ट आया था, राइटर के अनुसार ये 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के समान था। अब देखो बात ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में पावर हथियाना चाहती है। इवन देखो स्टेट गवर्नमेंट्स भी, आमतौर पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को पावर नहीं देती हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ना यह कहा गया था कि विभिन्न स्टेट्स 18 फंक्शंस देंगे म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स को, लेकिन आज भी ये 18 फंक्शन सभी स्टेट्स के द्वारा नहीं दिए गए हैं। 18 में से कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये जो सोचा गया था ना 74th और 73rd जो अमेंडमेंट है, लोकल लेवल पे ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स का प्रोविजन करेंगे, ऐसा हुआ नहीं वास्तव में। स्टेट गवर्नमेंट्स ने ज्यादा पावर दी नहीं पंचायती राज बॉडीज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, और अर्बन लोकल बॉडीज को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत। आज भी बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज की जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर के पास होती है, ना कि मेयर के पास में ज्यादा। इवन चुने जाने के बाद भी मेयर के पास में ज्यादा पावर नहीं होती, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जिस कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं ना, उस कमिश्नर के पास ज्यादा पावर होती है। तो फिर मेयर चुने जाने का फायदा ही क्या। हम ये भी देखते हैं कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स के पास में ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, पूरी तरह से वो लोन, ग्रांट, इन सब के ऊपर रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस रहता है। काफी सारी स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, स्मार्ट सिटीज, अब ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है सिटीज में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो एक चर्चा होनी चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनका क्या रोल होना चाहिए सिटीज को गवर्न करने में। वैसे देखो लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट जो है उनको इश्यूज के बारे में ज्यादा पता होता है, कहां पे क्या इशू है, कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है।
माइक्रो मैनेज अगर यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट चीजों को करेंगी ना, तो उसका बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। बड़े लेवल की जो गवर्नमेंट्स है ना, इनका मकसद ये होना चाहिए रीजनल कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया जाए, इनइक्वालिटीज अगर हैं इनकम में उसे ठीक किया जाए, इन्वायरमेंट पर अगर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसे देखा जाए। मतलब ये लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती हैं उनके बस की बात नहीं होती, तो यहां पे बड़े लेवल की गवर्नमेंट्स का ज़्यादा रोल होना चाहिए। बट हम ना एक पावर के लिए टसल देखते हैं, पावर के लिए मारामारी देखते हैं। एक तरफ मारामारी है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दूसरी तरफ मारामारी है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। देखो एक चीज, एक एग्जांपल और दिया जाता है इस आर्टिकल में जो पहले कवर नहीं हुआ। 2011 में ना दिल्ली एमसीडी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एमसीडी, नॉर्थ वेस्ट एमसीडी, इस प्रकार से। तब जब ये किया गया था ना, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास किया गया था दिल्ली एमसीडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। लेकिन अब तीनों को फिर से मर्ज कर दिया गया है, तो इसके लिए बिल कहां पे पास हुआ? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के पास में स्पेशल पावर्स हैं आर्टिकल 239AA के तहत में, तो उस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया दिल्ली एमसीडी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी उनको मर्ज करने के लिए। तो राइटर कहते हैं इसकी जरूरत नहीं थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर फैसला लेती, पूरी प्रोसेस में शामिल रहती तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से या फिर दिल्ली की सरकार से कुछ कंसल्टेशन नहीं किया गया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ई कॉमर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो ग्लोबल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के मामले में ना इंडिया तेजी से एक बड़े प्लेयर के रूप में इमर्ज हो रहा है। ई कॉमर्स ने इंडिया के बिजनेसमैन के लिए, इंडिया की फर्म्स के लिए ना दरवाजे खोल दिए हैं। अब वो आसानी से ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जब देखो पूरे वर्ल्ड में कोविड आया ना, तो बहुत से लोगों ने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की, क्योंकि कोविड-19 की महामारी में लॉकडाउन लगा, ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे लोग पहले जो ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते नहीं थे वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। अब बेशक महामारी खत्म हो गई है या फिर कम हो गई है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो आदत है लोगों को अब लग गई है। तो इस वजह से इंडिया में जो बिजनेसेस है ना, उनके पास एक जबरदस्त मौका है और ज्यादा सीरियस होने का। और वर्ल्ड में जो ई कॉमर्स की मार्केट काफी तेजी से बढ़ रही है, इसे एक्सेस करने का। और इंडिया में देखो स्कोप इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या काफी है इंडिया में। अच्छा सस्ता इंटरनेट अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑन डिमांड उपलब्ध है, फर्म्स को कैपिटल आसानी से मिल जाता है। मतलब राइटर के अनुसार लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के काफी मॉडल्स अवेलेबल हैं अलग अलग। कौन सी कंपनी से कोरियर भेजना है, कौन सी कंपनी से शिपिंग करनी है, आज के समय में काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इंडिया के बिजनेसमैन भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, लेकिन देखो कुछ दिखते हैं, आगे डिटेल से आएंगे दिखते, लेकिन ब्रीफ में बताया जाता है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। मतलब आज भी हमारे देश से दूसरे देशों में सामान भेजना हो उतना आसान नहीं है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, सामान लेट जाता है। जबकि दूसरी तरफ चाइना और इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनीज हैं जो जल्दी से एक्सपोर्ट कर देती हैं, यूएस में कम दाम पर एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, फिर वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स संबंधित प्रॉब्लम आती है इंडिया की फर्म्स को, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है माल एक्सपोर्ट करने के लिए, ये भी दिक्कतें आती हैं। अभी डिटेल से हम चैलेंजेस की बात करेंगे, बट बात करते हैं अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है एक्सपोर्ट की इंडिया से। देखो पिछले 3 दशकों में ना, पिछले 30 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में 3 गुना ग्रो हो चुका है। ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी और इवन सनशाइन एरियाज में भी। ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे पेट्रोकेमिकल, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, ये सब, और नए इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, ये सब। इवन देखो दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है बाय 2.60%। अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, बेड लाइनन्स, ज्वेलरी, टॉयज, कॉफी, बटर, हनी, मिलेट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें जो एक्सपोर्ट है ना, ओवरऑल एक्सपोर्ट वो इंक्रीज हुआ है। जैसे इंडिया की टॉय जो इंडस्ट्री है उसका एग्जांपल दिया जाता है। टॉय इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट है
वो लास्ट 7 सालों में इस सेक्टर में कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट देखने को मिली है 30%। आज के समय में इंडिया में 800 के आसपास सक्सेसफुल D2C ब्रांड्स हैं। D2C ब्रांड मतलब डायरेक्टली जो कस्टमर्स को सामान भेजते हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल्स की सहायता से। और ये जो 800 सक्सेसफुल D2C ब्रांड्स हैं ना, इनकी टोटल वैल्यूएशन है $40 बिलियन। मान लीजिए कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी है, उसने डायरेक्टली अपने पोर्टल पे बेचने स्टार्ट कर दिए, तो वो D2C ब्रांड है। ऐसे 800 सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं फिलहाल हमारे देश में। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। मैंने कहा था ना कि डिटेल से अभी आएंगे, तो ये डिटेल से हैं चैलेंजेस। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है, वेयर हाउसिंग का अभाव है। जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसे अपना माल स्टोर करके रखना है, तो कई बार उसे गोडाउन्स वगैरह नहीं मिलते, वेयर हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि सरकार ने बना दिए, कोई कंपनी किराए पे ले सके वेयर हाउसिंग की, ऐसी व्यवस्था कम है जो विदेशों में होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन वीक है अभी भी, इस वजह से कोई कंपनी जो है जल्दी तक अपनी लार्जर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती आसानी से। नेक्स्ट, पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी भी देखो छोटे बिजनेसेस के लिए ना पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करना उतना आसान नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। एक नॉर्मल पेमेंट गेटवे लेना हो पेमेंट के लिए, जैसे रेजर पे है, इंस्टामोजो है, उसके लिए भी ये कंपनीज काफ़ी कमीशन चार्ज करती हैं और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी डिमांड करती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। कस्टमर देखो कई बार ना कतराता है अनफेमिलियर वेबसाइट से सामान खरीदने में, क्योंकि बहुत बार धोखे का शिकार हो चुका होता है कस्टमर। तो उसे लगता है कि नहीं, जो जानी पहचानी वेबसाइट है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां से ही सामान खरीदा जाए, ना कि ऐसी किसी रैंडम वेबसाइट से। तो कस्टमर का ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है शिपिंग एंड डिलीवरी। देखो अगर विदेशों में सामान शिप करवाना हो, डिलीवरी करवानी हो, तो हमारे देश से ना एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब इतना टाइम लगता है, कस्टमर ना डिससेटिस्फाई हो जाता है कि यार इंडिया से सामान मंगवाया था किसी कंपनी से, 15 दिन लग गए, पैसा भी ज़्यादा लगा डिलीवरी का, अभी तक सामान डिलीवर नहीं हुआ। नेक्स्ट है कस्टम एंड ड्यूटी। सरकार की कस्टम संबंधित रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिनको फुलफिल करने में बहुत टाइम जाता है। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी। ई कॉमर्स वेबसाइट्स ना साइबर अटैक्स के प्रति बहुत वल्नरेबल हैं। मतलब साइबर अटैक हुआ, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है और पूरी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब जैसे देखो अमेजोन डिलीवर करती है सामान, स्टैंडर्डाइजेशन है। आपने आज सामान किया, ऑर्डर किया, हो सकता है दिल्ली में 1 दिन में या फिर 2 दिन में सामान आ जाए। वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि अभी सामान कहाँ पहुंचा। लेकिन एक छोटी कंपनी के पास में ना इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। आज सामान ऑर्डर किया है तो मतलब आज कोई बंदा छुट्टी पे है, 2 दिन बाद 2 दिन बाद शिप किया जाएगा, डिलीवरिंग में तो और भी टाइम लग जाएगा। तो मतलब उतना स्टैंडर्ड्स नहीं होते छोटी कंपनीज में। बड़ी कंपनीज में ना सारे स्टैंडर्ड पहले से तय होता है, जैसे ही ऑर्डर आया उसी समय पैक हो जाएगा। कोई एक कर्मचारी छुट्टी पर हो तो भी दूसरा कर देगा, स्टैंडर्ड्स होते हैं। छोटी कंपनीज में उतने स्टैंडर्ड्स नहीं होते तय। नेक्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स। वेल इस्टेब्लिश्ड जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स कंपनीज है ना, उनसे इंडिया की कंपनीज को कंपटीशन मिल रहा है। इससे इंडिया की कंपनीज का सर्वाइव होना कई बार मुश्किल हो जाता है, कई सारे रीजंस के कारण। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना जैसे देशों में लॉजिस्टिक सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सरकार क्या कर रही है ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए? क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ में। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सरकार लेकर आई, इससे भी काफ़ी फायदा हुआ है ई कॉमर्स कंपनीज को। इसके अलावा सरकार और बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आई है, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। अब इसके बाद नया एस्पेक्ट आता है, क्या किया जा सकता है ताकि ई कॉमर्स सेक्टर में एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। सबसे पहले देखो, अवेयरनेस आप फैलाओ। लोगों को ना अभी उतना अंदाजा नहीं है कितना फायदा हो सकता है अगर आप विदेशों में अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हो। तो लोकल जो फर्म्स हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग की जाए। नेटवर्किंग इवेंट्स होनी चाहिए जिसमें लोकल फर्म्स को हिस्सा लेना चाहिए। इससे नेटवर्किंग मजबूत होती है बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के बीच में। मार्केटिंग कैंपेन चलाए जा सकते हैं ताकि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से संबंधित अवेयरनेस फैलाई जा सके। और दूसरे सजेशंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, वेयर हाउसेज, ताकि ई कॉमर्स कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना आसान हो। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट संबंधित रेगुलेशंस को सिंपल बनाना। गवर्नमेंट ना ई कॉमर्स कंपनीज के लिए
एक्सपोर्ट करना आसान बना सकती है, रूल्स को आसान बना के कि दूसरे देश में सामान भेजना हो तो ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े, सामान भेजना बिल्कुल आसान हो। नेक्स्ट, एंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एंकरेज कर सकती है ई कॉमर्स सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकती है फॉरेन कंपनीज के लिए। उनको लगे, उनकी इच्छा हो कि इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा। कैसे कर सकती है ये सरकार? उनको अपॉर्चुनिटीज दिखा के या फिर टैक्स इंसेंटिव दे के। नेक्स्ट, डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी बात हम हमेशा करते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर किसी भी देश की स्ट्रेंथ होता है। हमारे देश में बातें बहुत हुई हैं लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। सबसे लास्ट में सरकार विभिन्न देशों के साथ में और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकती है ताकि इंडिया की ई कॉमर्स कंपनीज नई नई मार्केट्स को एक्सेस कर सकें और नए कस्टमर्स ढूंढ सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो सरकार के द्वारा ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान की लगातार खराब होती सिचुएशन से संबंधित है। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है पाकिस्तान ना आज उसी सिचुएशन से गुजर रहा है जो इंडिया में 1991 में थी। 1991 में इंडिया में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए। आज पाकिस्तान में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर्स का है, यानी 3 हफ्तों तक इंपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान। उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो जाएगा। इंडिया ने उस समय क्या किया था? इंडिया ने उस समय अपने गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखा था आईएमएफ से लोन लेने के लिए। पाकिस्तान ने भी आईएमएफ से लोन का दरवाजा खटखटाया है 23वीं बार। इंडिया ने देखो 1991 से पहले 7 बार आईएमएफ से लोन लिया था, लेकिन पाकिस्तान अभी तक 22-23 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है। इंडिया ने देखो 1991 के बाद आईएमएफ से एक बार भी लोन नहीं लिया। 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हमारे देश में आए ना, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिनके तहत इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, टैक्स रिफॉर्म से इंडिया लेकर आया, अलग अलग फील्ड्स में इंडिया रिफॉर्म लेके आया, उसके बाद से इंडिया की इकोनॉमी ठीक चल रही है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। उस समय देखो गल्फ वार हुआ था, गल्फ वार के कारण रेमिटेंस आना बंद हो गया था। गल्फ कंट्रीज में हमारे जो लोग गए हुए थे उन्होंने रेमिटेंस भेजना बंद कर दिया था, वापस वो इंडिया में लौट आए थे बड़ी संख्या में। दूसरा, गल्फ वार के कारण ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ज़्यादा हमारी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर ज़्यादा हमारा यूज़ हो रहा था तेल वगैरह परचेज करने के लिए। और आज पाकिस्तान के साथ हालात ऐसे ही हैं। पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो गई हैं, रशिया यूक्रेन वार के कारण वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे उनकी जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। लेकिन देखो इंडिया ने सबक लिया था 1991 के क्राइसिस से, पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है। पाकिस्तान हमेशा ना इंडिया की पैरिटी करना चाहता है, खास करके मिलिट्री डोमेन में। जैसे देखो इंडिया ने तो मिलिट्री पर खर्च करना अब काफ़ी कम कर दिया है, मतलब यूं नहीं कह सकते काफ़ी कम कर दिया है, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी। बट 2020 के मुकाबले में इंडिया ने पिछले 2-3 सालों में मिलिट्री पर कम से कम ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट नहीं किया है। मिलिट्री बजट में बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। बट पाकिस्तान में इतनी सिचुएशन खराब है, बावजूद मिलिट्री के लिए जो बजट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की जो सरकारें हैं ना, वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज पे ज़्यादा चलती हैं। जैसे जब पूरी दुनिया में तेल महंगा हो रहा था, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तेल के दाम कम कर दिए थे जनता को लुभाने के लिए, जबकि ये बैड इकोनॉमिक डिसीजन था। भारत में सरकार का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने तेल के दाम कम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो इकोनॉमिकली सही डिसीजन था। पाकिस्तान की सरकारें अक्सर ऐसा करती हैं, पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेती हैं, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस नहीं लेती हैं। शायद यही रीजन है कि आज के समय में पाकिस्तान जो है वो ऐसी सिचुएशन पर आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में वैसे ही हालात पैदा हो सकते हैं जैसे कि श्रीलंका में थे। श्रीलंका में एकदम देखो डिफॉल्ट कर गया था श्रीलंका, जरूरी सामान खरीदने के लिए उनके पास डॉलर नहीं था। तो अब पाकिस्तान के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन आ सकती है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। पाकिस्तान ने ना कभी इकोनॉमी को ध्यान में रखा ही नहीं। पाकिस्तान को लगता था कि हमारी जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई देश हमें एड देता रहेगा। जैसे यूएस ने काफ़ी एड दी, सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने पाकिस्तान को काफ़ी एड दी, चाइना ने काफ़ी मदद की। बट अब देखो सभी देशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई ना, तो अमेरिका को लगा पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान हमेशा तालिबान की मदद करता रहा, तो इसी वजह से अब अमेरिका
पाकिस्तान की मदद नहीं करने वाला है, बल्कि तालिबान की फॉर्म में पाकिस्तान को यूं कह सकते हो एक दुश्मन मिल गया। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान अब खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है। पाकिस्तान को जो ये लगता था कि जम्मू एंड कश्मीर में तालिबान हमारी मदद करेगा, बल्कि तहरीक तालिबान ने ना खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर जैसी सिचुएशन पैदा कर दी है। तो ना लास्ट में राइटर ये कहते हैं, हमारा देश जब इस सिचुएशन से गुजरा ना, उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह के रूप में अच्छे वित्त मंत्री थे, उन्होंने बोल्ड रिफॉर्म्स लाए, एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए। बट आज पाकिस्तान में ना ऐसे लीडर्स की कमी है, पाकिस्तान बोल्ड स्टेप्स नहीं ले पा रहा है। इस वजह से अभी आईएमएफ से लोन मिल भी गया तो पाकिस्तान में सिचुएशन इंप्रूव होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन से संबंधित। पाकिस्तान आज 1991 के इंडिया मूवमेंट से गुजर रहा है, लेकिन टनल के लास्ट में पाकिस्तान के लोगों के लिए लाइट नहीं दिखाई दे रही है, मतलब पाकिस्तान में हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।